Assalamu alaikum students. This is an orientation of your new course Classics in Drama. ये हम न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल है क्लासिक्स इन ड्रामा। आज मैं आपको इस कोर्स का इंट्रोडक्शन दूंगी और इसके साथ साथ कुछ टर्म्स डिस्कस करूंगी ताकि आपको ये कोर्स पढ़ने में आसानी हो। In this slide, I am going to discuss a very common term that is literature. Literature टर्म को हम कॉमनली यूज करते हैं, बट जब हमको कहा जाए कि हम इस टर्म को डिफाइन करें तो हम इसको डिफाइन नहीं कर पाते क्योंकि ये एक बहुत वास्ट टर्म है। तो यहाँ पे हम इस टर्म को डिस्कस करेंगे और उसकी एक डेफिनेशन बनाएंगे। सो लिटरेचर इज अ पीस ऑफ राइटिंग that is produced in the specific era, in the specific place, on the specific subject and in the specific language. लिटरेचर एक पीस ऑफ राइटिंग है, वो पोइट्री भी हो सकता है, वो ड्रामा भी हो सकता है, नॉवल भी हो सकता है, वो कोई भी फॉर्म में वो पीस ऑफ राइटिंग हो सकता है जिसको एक स्पेसिफिक टाइम में, एक पर्टिकुलर कंट्री में और एक ऐसे सब्जेक्ट या थीम के ऊपर लिखा जाए, नेशनल लैंग्वेज में, इंटरनेशनल लैंग्वेज में या जो हमारे रीजनल डायलेक्ट्स हैं उसमें, तो उसको हम लिटरेचर कहेंगे। अभी हमने लिटरेचर की एक लिटरल डेफिनेशन को स्टडी किया है, दैट लिटरेचर इज अ पीस ऑफ वर्क in a particular age, in a particular language, in a particular place, on specific issue. कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर जो भी काम किया जाता है वो लिटरेचर होता है। एंड the second definition and the second you can see the context, the deep down definition of literature is that it commonly refers to the works of the creative imaginations. सिर्फ एक एज को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को स्टडी नहीं करता लिटरेचर, बल्कि ये इमेजिनेशंस को भी स्टडी करता है। वो इमेजिनेशंस जो एक पोइट की हैं, वो इमेजिनेशंस जो एक ऑथर की हैं, ठीक है, जो राइटर सोचता है और वो लिखता है, उसको भी हम लिटरेचर में स्टडी करते हैं। ठीक है, एक तो अपरेंट लाइफ को कर रहे हैं जो एक पर्टिकुलर एज की है, उसके वर्क के थ्रू हम उस कंट्री को, उनकी ग्रुप ऑफ पीपल, जो भी लोग रहते हैं, हम उनको स्टडी करते हैं कि उनका लिटरेचर क्या है, उनका आर्ट में इंटरेस्ट कितना है, उसके थ्रू उन लोगों को हम समझ सकते हैं। सेकेंडली, उनकी इमेजिनेशंस के थ्रू भी समझ सकते हैं, जो उनकी क्रिएटिविटी है वर्क की, उसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं। और वो क्रिएटिविटी किस तरह से नजर आती है, that include poetry, drama, fiction, non-fiction, and in some instances journalism and songs. जर्नलिज्म मीन्स हमारे सोशियो पॉलिटिकल जो इश्यूज होते हैं उसके ऊपर भी बहुत सारा वर्क लिखा गया है, तो वो भी लिटरेचर में ही इंक्लूड होता है। इसी तरह जो हमारे सॉन्ग्स हैं वो भी लिटरेचर का पार्ट है, जिस तरह हमारे मिली नगमे हैं, जिस तरह हमारे कौमी तराने हैं, जिस तरह से हम जो अपने क्रिएटिविटी से, जैसे मॉडर्न एज में मैशअप सॉन्ग्स देख लें, तो वो भी एक तरह का लिटरेचर है ना। क्लासिक जो काम हुआ, क्लासिकल काम हुआ, उसको हम एक न्यू वर्जन में बनाते हैं और उसको हम इंजॉय करते हैं, तो ये भी सॉन्ग्स जो हैं ये भी लिटरेचर का ही पार्ट होते हैं। सो लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, it is the reflection of the culture, it is the reflection of tradition, it is the reflection of norms, values and ages. हर एज का लिटरेचर उस एज को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म है, दैट इज क्लासिक्स। ये हमारा कोर्स का टाइटल भी है, क्लासिक्स इन लिटरेचर। क्लासिक और क्लासिकल में क्या फर्क है? क्लासिक जो है वो उस क्लास की एक एग्जाम्पल है, दैट इज क्लासिक। और क्लासिकल जो है, क्लासिकल्स मीन्स द ट्रेडिशनल दैट इज प्रेजेंटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो क्लासिकल है। बट
हमारी जो टर्म है दैट इज क्लासिक। अब क्लासिक क्या है? क्लासिक इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर स्टाइल। एक खास स्टाइल और उसकी आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल जो है वो क्लासिक है। एंड समथिंग ऑफ लास्टिंग वर्थ और विद अ टाइमलेस क्वालिटी, कि वो इतनी वैल्यूबल है कि वो रहती दुनिया तक, एंडलेस उसकी वैल्यू है, उसका टाइमलेस उसकी क्वालिटी है, इसलिए उसको क्लासिक कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी, क्लास और रैंक, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है तो उसकी क्वालिटी भी हाईएस्ट है। एंड इट इज ऑब्जर्व्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कि वो इतनी ज़्यादा फेमस है, इतनी ज़्यादा वो पॉपुलर होगी कि उसको एक ख़ास टाइम तक, बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको ख़ास बनाए रखेगी। दैट समथिंग दैट एग्जाम्पलीफाइज इट्स क्लास, कि वो उस एक क्लास को रिप्रेजेंट करेगी, उसकी एग्जाम्पल सेट करेगी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज द मास्टर पीस ऑफ इट्स काइंड, और उसको एक मास्टर पीस कंसिडर किया जाएगा। So, classic is a notable for the excellence and enduring quality of its writer's work. इसीलिए उसको classic कहा जाएगा। In this slide, I'm going to discuss an important term that is drama. Drama क्या है? It is very important to know that drama is derived from a Greek word which means action. And the older meaning of drama refers the definite type of fiction that is meant for stage performance. जो ओल्ड टाइम था उसमें ड्रामा का मतलब था एक स्टेज परफॉर्मेंस। जिस तरह आज ड्रामा जब लिखा जाता है तो वो सीन वाइज होता है, एक्ट वाइज होता है, और उसमें डायलॉग्स होते हैं, तो ये डिफरेंस होता है फिक्शन में और ड्रामा में। बट ओल्ड जो टाइम था उसमें ड्रामा को जस्ट एक स्टेज परफॉर्मेंस कंसिडर किया जाता था। A drama is a piece of writing which is artistically presented with dialogue, and this is one of the major difference between drama and other narratives. ड्रामा को डायलॉग फॉर्म में ही लिखा जाता है। A drama is an attractive, impactful and real as it presents characters along with the natural and credible aspects. ड्रामा की अट्रैक्शन ही यही है, उसका इम्पैक्ट इसीलिए पावरफुल है क्योंकि वो रियलिटी को प्रेजेंट करता है इन अ नेचुरल एंड क्रेडिबल एस्पेक्ट। जिसपे क्रेडिबल मीन्स कि जिसपे बिलीव किया जा सके। नेचुरल, इतना नेचुरल होता है और इतना क्रेडिबल होता है कि आप कहते हैं कि ये एक रियल स्टोरी है, या वो अडॉप्ट किया जाता है रियल स्टोरी से। इसीलिए उसको इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको एक नेचुरल वे में परफॉर्म किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है। So, drama provides a live setting where the characters are real and demonstrates the story in a natural way. एक लाइव सेटिंग में कैरेक्टर्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं एज रियल एज द नेचुरल थिंग्स आर। जिस तरह उनकी रियलिटी और उनकी प्रेजेंटेशंस जो नेचुरल वे में है, वही उस ड्रामा की खूबसूरती भी होता है और वही उसको एक अट्रैक्टिव और इम्पैक्टफुल बनाता है। एंड नाउ द कोर्स आउटलाइन इन द अम्ब्रेला टर्म क्लासिक्स इन ड्रामा। हम क्या स्टडी करने वाले हैं? हम ये सारी बुक्स स्टडी करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज सोफोक्लीज इडिपस रेक्स, द नेक्स्ट वन इज क्रिस्टोफर मार्लो Dr. Faustus, and the next one is Macbeth by Shakespeare. The next is Twelfth Night by Shakespeare, and the next one is Doll's House by Henrik Ibsen, and the last one is Pygmalion by George Bernard Shaw. तो ये आपकी कोर्स आउटलाइन है और आई होप कि हम इसमें मैक्सिमम कोर्स कवर कर सकें। In this slide, I am going to discuss some of the major directions to read classics in drama, कि हम किस तरह से ड्रामा को स्टडी करेंगे। First of all, we need to know the plot, the story outline हमें पता हो। The next one is themes, the important themes, और आपने उन themes को through textual lines justify करना है। The next one is tragedy, आपको मालूम हो कि आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो tragedy है या
कॉमिक ट्रेजेडी है। तो इस तरह से आपको ये दोनों टर्म्स पता हो ताकि आप उस स्टोरी को जस्टिफाई कर सकें। द नेक्स्ट वन इज ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो का जो प्रोटैगनिस्ट है उस स्टोरी का, उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल मालूम होनी चाहिए। किस तरह से वो विक्टिम बनता है, किस वो विक्टिम फेट का बनता है, वो विक्टिम अपने फ्लॉ का बनता है, वो सर्टन सिचुएशन का बनता है, और बाकी जो उसके कैरेक्टर्स हैं, जो उसके क्लोज कैरेक्टर्स हैं, जो मेजर हैं, माइनर हैं, फ्लैट हैं, राउंड हैं, और बाकी सब कैरेक्टर्स के बारे में भी आपको डिटेल मालूम होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज important textual lines। तो जो important textual lines हैं, you need to underline all the important textual lines। मैं आपको teach करूँगी through online lectures तमाम textual lines important जो भी हों, और उसके थ्रू आप जो themes हैं, tragic hero की lines हैं, और जो कैरेक्टर्स की इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं वो आप मेमोराइज भी करेंगे और उनको हाईलाइट भी करते जाएंगे। ट्रेजेडी इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ड्रामा। ट्रेजेडी को हम कॉमनली जब यूज करते हैं ये वर्ड, तो इट मीन्स अ सीरियस एक्शन, अ सीरियस इशू। तो ट्रेजेडी जो है, it is also it is also comprises on a series of action that are noticeable with a certain magnitude, and we have to notice the development of tragedy। ट्रेजेडी जो ड्रामा है उसमें we have to notice the development, उसकी proper beginning, उसका middle and then उसका end। इट मीन्स दैट वो ट्रेजेडी सडनली नहीं होती, उस ट्रेजेडी का एक राइज टाइम होता है जब वो ट्रेजेडी डेवलप होती है और स्टार्ट होती है, और उसका राइजिंग एक्शन एक होता है। उसके बाद उसका एक पीक फैक्टर आता है जिसमें वो सीरियस एक्शन, चाहे वो मर्डर है, डेथ है, या कोई भी किसी भी सेंस में उसको विक्टिमाइजेशन कहा जाता है। जब विक्टिमाइज किया जाता है तो उसको ट्रेजेडी कहते हैं। देन उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेजेडी, कि उसकी सफरिंग्स हैं, डेथ है, मर्डर है, देन उसका क्लाइमेक्स क्या होता है, उसका एंड क्या होता है, देन उसका रेजोल्यूशन क्या होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ट्रेजेडी के। अब जो नेक्स्ट point है, that is also very important and interesting, that the protagonist carries a tragic flaw। जो हीरो है उसका एक ट्रेजिक फ्लॉ है। ऑल्दो ही इज अ गुड पर्सन, अ हाई फाइव वेल एस्टीम्ड पर्सन, बहुत रिस्पेक्टफुल है, आइडलाइज करते हैं लोग उसको, लेकिन क्योंकि वो ह्यूमन है तो उसके अंदर एक ऑर्डिनरी ह्यूमन फ्लॉ है, बहुत एक नॉर्मल, जो ह्यूमन बींग्स में एक नॉर्मल फ्लॉ है, क्योंकि परफेक्ट नोबडी इज परफेक्ट ना। तो उसका जो फ्लॉ है, अब फ्लॉ क्या हो सकता है, द कैरेक्टर शोज द एरोगेंस और द प्राइड और द जेलेसी और द एम्बिशन। ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल ह्यूमन पर्सन में होती हैं। तो इस फ्लॉ के लिए जो प्रोटैगनिस्ट है उसको बहुत ज़्यादा सफरिंग्स आती हैं, उसकी वजह से वो एक बहुत सीरियस एक्शन परफॉर्म करता है और उसकी सफरिंग्स भी उतनी ही सीरियस होती हैं, जिसकी वजह से उसकी डाउनफॉल जो है वो अनअवॉइडेबल है। उसकी सफरिंग्स ही उसको ट्रेजिक हीरो बनाती हैं। ठीक है, सो अ प्रोटैगनिस्ट हैव अ ट्रेजिक फ्लॉ, और उस फ्लॉ की वजह से उसका डाउनफॉल होगा। तो ट्रेजिक फ्लॉ जो है वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन फ्लॉ है, जो कि प्राइड है, जेलसी, एम्बिशन, एक्सेस ऑफ नॉलेज, एक्सेस ऑफ पावर भी हो सकता है। तो ये नॉर्मल ह्यूमन फ्लॉज हैं जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल इडिपस रेक्स, जिसमें उसकी प्राइड भी है उसका फ्लॉ, और टू मच क्वेश्चनिंग भी है। इसी तरह डॉक्टर फॉस्टस है जिसका फ्लॉ जो है वो एक्सेस ऑफ नॉलेज है, एक्सेस ऑफ पावर है। मैकबेथ का भी सेम है, प्राइड भी है, एक्सेस ऑफ पावर है। तो ये इनके फ्लॉ है जिसकी वजह से उसकी ट्रेजेडी हम जब पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे कि उसकी ट्रेजेडी इन नॉर्मल, इतने कॉमन, इतने ऑर्डिनरी फ्लॉ के साथ उनकी ट्रेजेडी किस तरह से होती है। ट्रेजिक कॉमेडी इज अनदर फॉर्म ऑफ ड्रामा।
और जिस तरह से आपने ट्रेजेडी को अभी उसका कॉन्सेप्ट समझा, दैट ट्रेजेडी जैसे उसके नाम से ही है दैट इट इज बेस्ड ऑन द सीरियस एक्शन, इसी तरह ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स, ट्रेजिक एंड कॉमिक. सो ट्रेजिक कॉमेडी जो है उसमें बोथ एस्पेक्ट्स होंगे, ट्रेजिक भी होंगे और कॉमिक भी होंगे. This term can describe either a tragic play which contains enough comic element to lighten the overall mood or a serious play with a happy ending. Tragedy में आप एक एक्शन जो होगा सीरियस एक्शन, उसका एंड भी बहुत सीरियस होगा, बहुत डिजास्ट्रस होगा, बहुत डेथली होगा, डेडली होगा. लेकिन ट्रेजिक कॉमेडी में एंड जो होगा वो हैप्पी होगा और उसमें साई ऑफ रिलीफ भी आपको मिलेगा, कॉमिक एलिमेंट भी मिलेगा, जिससे आपका जो सीरियस मूड है वो थोड़ा सा लाइटन हो जाएगा. इसकी एग्जाम्पल अभी जो हमारे कोर्स आउटलाइन में है, दो ट्रेजिक कॉमेडीज हैं. फर्स्ट इज पिग्मैलियन एंड द नेक्स्ट वन इज ट्वेल्थ नाइट. तो इसको हम पढ़ेंगे और इंजॉय करेंगे इस ट्रेजिक कॉमेडी को भी. प्लॉट, ड्रामा का जो प्लॉट है वो अरिस्टोटल ने उसको बहुत फोकस किया है. प्लॉट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल means the arrangement of incidents. अरिस्टोटल ने प्लॉट को डिफाइन किया है द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स. किस तरह से जो सिचुएशन है, जो एक्ट्स हैं, जो वाकयात हैं, वो किस तरह से अरेंज किए गए हैं, उसको प्लॉट कहते हैं. सो प्लॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल. ये भी अरिस्टोटल ने ही बताया है. एंड द प्लॉट इज अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रेजेडी. प्लॉट का बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है. जिस तरह से आप अगर कोई भी ड्रामा पढ़ते हैं, आप उसकी समरी पढ़ रहे हैं, तो समरी मीन्स कि आप उसकी स्टोरी आउटलाइन पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ. फिर उसको एक्ट वाइज जब डिवाइड किया जाता है तो वो उसका बाद में एक उसका फॉर्मेट बनता है ड्रामे का, जो एक्ट वाइज होता है, डायलॉग्स के ऊपर होता है. बट उसकी जो स्टोरी है वो प्लॉट कहलाती है. एंड द प्लॉट इज the underlying principle and a very important element of tragedy. A plot क्या है? That it comprises exposition, a rising action as well as a falling action, a climax and resolution. So after the exposition, the main conflict comes and finally the resolution that provides a conclusion. अब प्लॉट क्या है? एक एक्सपोजिशन, एक इवेंट होगा, एक एक्शन होगा, ठीक है, अ राइजिंग एक्शन, जिसको जो एक टाइम तक उसको बहुत पीक आएगी उस एक्शन को. लाइक फॉर एग्जांपल एक प्लॉट है जो किसी की ट्रेजेडी के ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है, उथैलो की ट्रेजेडी के ऊपर. तो उसका जो एक्शन है, जो उसका थीम था वो जेलसी है, और वो उसको दिखाएंगे कि वो राइजिंग एक्शन, वो जेलसी किस तरह से डेवलप करता है उसके अंदर, और किस तरह से वो जेलसी जो है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक होती जाती है, ठीक है, उसका राइजिंग एक्शन. एंड देन फॉलिंग एक्शन, कि उसका अंजाम क्या होगा, ठीक है, वो किस तरह से उस नेगेटिव क्वालिटी को लेके वो किस तरह से एक्शन करेगा और उसका किस तरह से डाउनफॉल होगा. देन उसका क्लाइमेक्स क्या होगा, उसका एंड क्या होगा, ठीक है, किसी की डेथ होगी, मर्डर होगा, या उसका क्या क्लाइमेक्स. एंड देन रेजोल्यूशन, के एंड में उस गलती की वजह से जो एक्शन होगा उसका एंड कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन होगा, उसका कुछ ना कुछ हल होगा, कि वो जो मर्डरर है उसको सज़ा मिलेगी या उसको जेल होगी, उसको सफरिंग्स आएंगी, तो वो उसका रेजोल्यूशन है जिसमें ऑडियंस सेटिस्फाई होगी कि अच्छा इसने ये बुरा काम किया था तो इसका ये जो अंजाम हुआ है वो रेजोल्यूशन है, ठीक है. सो आफ्टर द एक्सपोजिशन द मेन कॉन्फ्लिक्ट कम्स एंड द फाइनली द रेजोल्यूशन दैट प्रोवाइड्स अ कंक्लूजन. एक मेन कॉन्फ्लिक्ट है जो एक क्लाइमेक्स तक जाता है, उस कॉन्फ्लिक्ट का स्टार्ट होता है और देन वो एंड तक जाता है, क्लाइमेक्स तक, एंड देन उसका जो रेजोल्यूशन है वो उसका कंक्लूजन कहलाएगा. आप इसको 2-3 दफ़ा पढ़िएगा इन लाइंस को और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. इसमें प्लॉट को डिफरेंट स्टेजेस के साथ मैंने यहाँ पर लिंक करके ये 2-3 लाइंस बनाई हैं. प्लॉट है, उसमें फर्स्ट एक्सपोजिशन है, एक एक्शन है, देन राइजिंग एक्शन होगा, देन फॉलिंग एक्शन, एंड देन क्लाइमेक्स, एंड देन
रेजोल्यूशन होगा। थीम्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन ड्रामा। थीम जो है वो प्रेजेंट करता है ऑथर की आइडियाज़ को, उसकी मेंटालिटी को, उसके मैसेज को। इसलिए थीम्स जो है वो बेसिकली ड्रामा का करक्स होता है, ड्रामा का मॉरल कहलाता है। सो द आइडिया दैट रिकर्स इन और pervades a work of art or literature, एक ऐसा आइडिया जो रिपीटेडली ड्रामा में आपको बार बार देखने को मिले, आप बार बार उसको फील करें और वो उस वर्क में अपेरेंटली प्रेजेंट हो, वो थीम कहलाता है। थीम को हम सेंट्रल टॉपिक या सब्जेक्ट या मैसेज भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखें, द सेंट्रल टॉपिक और द सब्जेक्ट और द मैसेज विद इन अ नैरेटिव। किसी भी वर्क में वो सेंट्रल टॉपिक भी हो सकता है, उसका सब्जेक्ट भी हो सकता है और मैसेज भी, जैसे कि प्राइड है, सफरिंग है, डेथ, ऑनेस्टी। तो ये सब थीम्स हो सकते हैं कि राइटर ने फोकस किया है इन पॉइंट्स पे, इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे, और ये आइडिया कन्वे किया है कि अगर प्राइड है तो वो किस तरह से मॉरल होगा, उसका अंजाम दिखाएगा कि बुरा है। ठीक है, सफरिंग्स है कि ह्यूमन सफरिंग्स के फेट के थ्रू है या फ्लॉज के थ्रू है, जो भी ह्यूमन फ्लॉ भी होते हैं ना, जो खुद की सफरिंग का बायस बनते हैं। इसी तरह डेथ है, ऑनेस्टी है, तो ये सेंट्रल टॉपिक भी है और ये रिकर्स, दैट रिकर्स इन और परवेड्स अ वर्क, जो एक काम में दोबारा रिपीटेडली वो आइडियाज़ बार बार आए और आपको एक मैसेज कन्वे करें ऑथर के लिए, तो उसको थीम्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर का मकसद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, ताकि ये टर्म्स क्लियर हों, ताकि आप नेक्स्ट जब हम ड्रामा स्टार्ट करें तो आपके माइंड में ये सारी टर्म्स क्लियर हों और आप उस ड्रामा को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच।